नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम लगभग सबने सुना है, हम्म। लेकिन जिसके अंदर क्या लिखा है ये कम ही लोग जानते हैं। हम्म। एक ऐसा टेक्स्ट जो सम्मान और विवाद दोनों का केंद्र रहा है। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। और अक्सर होता यह है कि इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में कुछ तयशुदा बातें आ जाती हैं। हाँ, जैसे जाति व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार। बिल्कुल लेकिन ये ग्रंथ इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही है कि इन तयशुदा बातों से आगे बढ़कर इसे समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो स्रोत है वो इसके ऐतिहासिक संदर्भ, इसकी संरचना और इसके मुख्य विचारों का विश्लेषण करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर मनुस्मृति है क्या? हाँ, क्या ये कोई धार्मिक किताब है, कानून की किताब है या फिर कुछ और? देखिए यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ज्यादातर लोग इसे वेद या उपनिषद जैसी कोई पवित्र किताब मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, इसे धर्मशास्त्र कहना ज्यादा सही होगा। ये असल में वैदिक परंपरा और दर्शन को समाज के लिए रोजमर्रा के नियमों में बदलने की एक कोशिश थी। एक तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड बुक। हाँ, कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये उस दौर के समाज को एक व्यवस्थित ढांचा देने के लिए लिखा गया एक नैतिक और सामाजिक संविधान था। एक सामाजिक संविधान? ये एक दिलचस्प शुरुआत है। तो चलिए फिर इस संविधान के पन्ने पलटते हैं। जरूर। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका पूरा ढांचा धर्म की नींव पर खड़ा है। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब बहुत गहरा और व्यापक है। इसका मतलब है कर्तव्य, सही आचरण और नैतिक जिम्मेदारियां। जैसे सत्य बोलना, गुस्सा न करना, चोरी न करना, ये सब धर्म का हिस्सा है। लेकिन इससे भी आगे ये एक व्यवस्था थी जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजा सबके कर्तव्यों को तय करती थी ताकि एक संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुस्मृति ने इंसान की पूरी जिंदगी को एक व्यवस्था में बांध दिया था। हाँ, जैसे हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जीवन के 4 चरण। जी। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं आदर्शवादी सोच थी। पहला चरण ब्रह्मचर्य, यानी सीखने और अनुशासन का समय। ठीक है। दूसरा गृहस्थ, जब आप शादी करते हैं, परिवार चलाते हैं और समाज में योगदान देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि यही वो धुरी थी जिस पर बाकी तीनों आश्रम टिके हुए थे। अच्छा, मतलब घर परिवार चलाना और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया। बिल्कुल। लेकिन क्या ये रास्ता सबके लिए खुला था या ये भी बस कुछ ही लोगों के लिए एक आदर्श था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को तो समाज की रीढ़ कहा गया। तो क्या सब लोग वाकई वानप्रस्थ या संन्यास तक पहुंच पाते थे? देखिए, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये एक आदर्श रूपरेखा थी। असल जिंदगी में कितने लोग इसे पूरी तरह अपनाते थे, कहना मुश्किल है। वर्ण व्यवस्था, यानी धीरे धीरे दुनियादारी से दूर होना, और फिर संन्यास, यानी सब कुछ छोड़कर मोक्ष की खोज में निकल जाना, ये शायद कुछ ही लोगों के लिए संभव रहा होगा। पर यह दिखाता है कि उस समाज का अंतिम लक्ष्य भौतिक सफलता नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति था। सही कहा। तो ये जीवन जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था, जन्म से लेकर मोक्ष तक। हाँ। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था, इसने पूरे समाज को भी एक स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश की। बिल्कुल। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई, वर्ण व्यवस्था। सही कहा। मनुस्मृति समाज को 4 वर्णों में बांटती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हर वर्ण के लिए खास काम और कर्तव्य तय करती है। जैसे ब्राह्मणों का काम ज्ञान और धर्म से जुड़ा था। हाँ। और क्षत्रियों का शासन और रक्षा से, वैश्यों का व्यापार और कृषि से, और शूद्रों का सेवा से। जब हम आज इसे पढ़ते हैं तो ये सीधे सीधे भेदभाव लगता है। क्या उस ग्रंथ में इसे सही ठहराने के लिए कोई तर्क दिया गया था? मतलब उस समय की सोच क्या थी इसके पीछे? देखिए, अगर हम उसी ग्रंथ के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो वहां इसे अधिकार के तौर पर नहीं बल्कि कर्तव्य के तौर पर देखा गया था। कर्तव्य? हाँ। तर्क ये था कि समाज एक शरीर की तरह है और ये चारों वर्ण उसके अलग अलग अंग हैं जो मिलकर उसे चलाते हैं। कोई भी अंग दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि सबके अपने अपने काम जरूरी हैं। लेकिन ये तो एक आदर्शवादी सोच लगती है। बिल्कुल, ये एक आदर्शवादी सोच थी। असलियत में जब ये व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर हो गई तो ये ऊंच नीच और भेदभाव का एक जरिया बन गई
और यही इसकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण है। तो समाज का ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन मनुस्मृति को प्राचीन भारत का पहला कानून ग्रंथ भी कहा जाता है। इसने कानून व्यवस्था को कैसे देखा? इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के कानूनों पर बहुत विस्तार से बात की गई है। अच्छा। चोरी, मारपीट, हत्या, झूठी गवाही देने पर क्या सजा होगी, इसके नियम है। संपत्ति के बंटवारे और विरासत के भी नियम है। और हमारे स्रोतों में शादी को लेके भी बड़े दिलचस्प नियम हैं। इसमें 8 तरह की शादियों का जिक्र है। हाँ, और जो बात हैरान करती है वो ये कि ये सब पवित्र विवाह नहीं थे। एक तरफ ब्रह्म विवाह है, जिसे आज की अरेंज मैरिज जैसा सबसे अच्छा माना गया। वहीं दूसरी तरफ गांधर्व विवाह का भी जिक्र है, जो आज के प्रेम विवाह जैसा था, जिसे सामाजिक मान्यता थी। लेकिन इसमें तो कुछ और भी थे ना, है ना? हाँ, इसमें राक्षस विवाह, जिसमें लड़की का अपहरण किया जाता था, और पैशाच विवाह, जिसमें धोखे से संबंध बनाए जाते थे, उनका भी उल्लेख है। ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब क्या ग्रंथ इन तरीकों को सही ठहरा रहा था? सही नहीं ठहरा रहा था, बल्कि समाज की हकीकत को दर्ज कर रहा था। अच्छा, मतलब जो हो रहा था उसे बस लिख दिया। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय का समाज आदर्श नियमों के साथ साथ एक कठोर यथार्थ को भी मान्यता देता था। वो ये मानकर चल रहा था कि समाज में ऐसा भी होता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो उस स्थिति में लड़की और होने वाले बच्चे के क्या अधिकार होंगे, इसके लिए भी नियम बनाए गए। मतलब ये एक तरह की कानूनी हकीकत को स्वीकार करना था। बिल्कुल। ये बात वाकई सोचने वाली है कि कानून सिर्फ आदर्श पर नहीं बल्कि हकीकत पर भी आधारित था। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, क्या राजा जो सबसे शक्तिशाली था वो कानून से ऊपर था? बिल्कुल नहीं, और ये मनुस्मृति का एक बहुत मजबूत पहलू है। अच्छा। राजा को धर्म का रक्षक बताया गया है, मालिक नहीं। अध्याय 7 में साफ लिखा है कि राजा का परम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और न्याय करना है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो धर्म ही उसे नष्ट कर देगा। राजा को भी दंड दिए जाने का प्रावधान था, जो आज के दौर के लिए भी एक बड़ी बात है ना? हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी कानूनी ढांचे की वजह से हमारे स्रोतों के मुताबिक ब्रिटिशों ने भी इस ग्रंथ पर बहुत ध्यान दिया। जी हाँ, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब ब्रिटिश भारत आए तो वो हिंदुओं के लिए एक सिंगल कोड ऑफ लॉ चाहते थे, जैसा उनके अपने देश में था। हाँ, उन्होंने कई पुराने ग्रंथों में से मनुस्मृति को चुना और विलियम जोन्स जैसे विद्वानों से इसका अनुवाद करवाया। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एक ऐसा ग्रंथ जो शायद कई स्रोतों में से एक था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से माना जाता था, उसे अचानक पूरे भारत पर लागू होने वाली एक आधिकारिक हिंदू कानून की किताब की हैसियत मिल गई। अच्छा। इसने इस ग्रंथ को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और विवादास्पद बना दिया। तो अंग्रेजों के इस कदम ने इसे एक तरह से अमर बना दिया, अच्छे या बुरे कारणों से कह सकते हैं। चलिए अब सीधे उन मुद्दों पर आते हैं जिनकी वजह से आज इस ग्रंथ पर सबसे ज्यादा बहस होती है। महिलाओं के अधिकार और दंड व्यवस्था में भेदभाव। बिल्कुल, आलोचना के ये 2 सबसे बड़े आधार हैं। महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में बहुत विरोधाभासी बातें मिलती हैं। वो श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नियम भी हैं जो उन्हें हमेशा पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहने की बात करते हैं और उन्हें अकेले कोई भी फैसला लेने या संपत्ति रखने जैसे अधिकारों से रोकते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है? क्या ये अलग अलग समय पर लिखी गई बातों का संकलन है? कई विद्वान यही मानते हैं कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति ने एक समय में नहीं लिखी, बल्कि सदियों तक इसमें चीजें जुड़ती या बदलती रहीं। अच्छा। इसलिए इसमें कुछ बातें बहुत सम्मानजनक लगती हैं तो कुछ बहुत पिछड़ी हुई। ये उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज का आईना है, जहां औरत को इज्जत तो दी जाती थी पर बराबरी का दर्जा या आज़ादी नहीं। और यही सोच आज के समानता के सिद्धांतों से सीधे टकराती है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मुद्दा है न्याय और सजा में भेदभाव। जब हम सुनते हैं कि सजा वर्ण पर आधारित थी तो ये आज हमें बहुत अजीब लगता है। हाँ, और यही शायद आज के नजरिए से इसका सबसे समस्याग्रस्त हिस्सा है। अध्याय 8 में न्याय की प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन सजा तय करते समय वर्ण को आधार बनाया गया है। मतलब एक ही अपराध के लिए? एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को कम सजा और शूद्र को बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। इसके पीछे क्या तर्क था? तर्क ये दिया जाता था कि जो जितना ज्ञानी और ऊंचे सामाजिक स्तर पर है, उसे शारीरिक दंड की जगह सामाजिक बहिष्कार या प्रायश्चित जैसे दंड दिए जाते थे।
वहीं निचले वर्ण के व्यक्ति से ज्ञान की उम्मीद कम थी, इसलिए उसे कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। मतलब सामाजिक रुतबा ही सजा तय करता था। हाँ, और यही सिद्धांत कानून के सामने सब बराबर है वाले आधुनिक न्याय के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। और इसी भेदभाव और असमानता के विरोध में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक घटना हुई। मनुस्मृति दहन। जी, डॉक्टर अम्बेडकर का महार सत्याग्रह। हाँ, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया। ये किसी किताब से नफरत नहीं थी, है ना? नहीं, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध था जो जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव करती थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए मनुस्मृति उस सामाजिक गुलामी का प्रतीक थी जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये घटना भारतीय समाज में समानता की लड़ाई का एक मील का पत्थर बन गई। बिल्कुल। तो अगर हम आज के आईने में देखें, यानी हमारे भारतीय संविधान के सामने, तो ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में खड़े दिखते हैं। बिल्कुल, आप इनकी मूल भावना को ही देख लीजिए। मनुस्मृति का लक्ष्य है समाज को एक तय धर्म या व्यवस्था में बनाए रखना, जिसमें हर किसी का स्थान और कर्तव्य पहले से तय है। एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, जबकि संविधान का लक्ष्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता देना, ताकि वो अपनी व्यवस्था खुद बना सके। सही कहा। संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, यानी शक्ति का स्रोत जनता है, कोई दैवीय या पारंपरिक विधान नहीं। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। और जहां मनुस्मृति वर्ण आधारित समाज की बात करती है, वहीं संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाता है। और महिलाओं के अधिकार और न्याय व्यवस्था में भी यही फर्क दिखता है। निश्चित रूप से, जहां मनुस्मृति में अधिकार सीमित और पुरुषों पर आश्रित है, वहीं संविधान महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हक देता है। और जहां मनुस्मृति की न्याय व्यवस्था में सजा व्यक्ति के वर्ण से तय होती है, वहीं हमारा संविधान कहता है कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान कुछ भी हो। बिल्कुल। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि आज के भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। मनुस्मृति अब एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि मनुस्मृति एक बेहद जटिल ग्रंथ है। एक तरफ इसमें कर्तव्य, नैतिकता और एक व्यवस्थित समाज की गहरी सोच है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था और महिलाओं के प्रति इसके कुछ विचार आज के समानता और न्याय के मूल्यों से मेल नहीं खाते। जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि समय के साथ किसी समाज के आदर्श और नियम कैसे बदलते हैं। सही। जो चीज किसी एक युग में समाज को जोड़ने का आधार हो सकती है, वही दूसरे युग में भेदभाव और अन्याय का प्रतीक बन सकती है। इसे पढ़कर हम अपने इतिहास की जटिलताओं को बेहतर समझ सकते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुंचे। जी, यानी इसे इसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ना और समझना जरूरी है, न कि आज के समाज के लिए एक गाइडबुक के तौर पर। बिल्कुल। इतिहास को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन वर्तमान और भविष्य को दिशा देने के लिए हमारे पास हमारा संविधान है। इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। किसी भी समाज के लिए ये सोचना कितना जरूरी है कि वो अपने प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं को किस नजर से देखे। इतिहास की जटिलताओं को समझे बिना उसे खारिज कर देना या फिर इतिहास की हर बात को बिना सवाल किए सही मान लेना, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे पाया जा सकता है।